आज हम बायोलॉजी में करेंगे चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इससे पहले जो हमने चैप्टर किए थे वो थे चैप्टर 11 और 12। कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हायर प्लांट्स में होती है और उन प्रोसेसेस के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है। हम अब तक पढ़ते आए हैं फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से होती है। और इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। और यहाँ पर रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हमारे रॉ मटेरियल होते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं, मैग्नीज, आयरन, जो हमें सॉइल से मिलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड एज अ रॉ मटेरियल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज फिर सुक्रोज में कन्वर्ट होता है और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनती है जो कि एक सिंपल सब्सटेंस होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी ट्रांसफर होती है केमिकल एनर्जी में। फिर हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ें तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैन हेलमेंट के बारे में। 1648 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट का वेट इंक्रीज होता है वो वाटर की वजह से होता है। वाटर कंडक्ट करता है मिनरल्स, आयरन, एसेंशियल सब्सटेंसेस, ना कि सॉइल की वजह से। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो सॉइल का अमाउंट है उसको मेज़र किया, जो प्लांट है उसको भी मेज़र किया और आफ्टर सम ईयर दोबारा से उन्होंने दोनों चीज़ों को मेज़र किया तो उन्होंने देखा कि सॉइल का अमाउंट तो ज़्यादा रिड्यूस हुआ ही नहीं है। तो जो प्लांट है उसे सब कुछ कहाँ से मिला? वाटर से। जोसेफ प्रिस्टली ने 1772 में ये दिखाया कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो फाउल एयर को प्योरीफाई करते हैं थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट विद कैंडल एंड माइस। हमारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है कि इन्होंने क्या किया, एक जार, ग्लास जार के अंदर एक माइस को, एक कैंडल को रखा। आफ्टर सम टाइम इन दोनों की डेथ हो गई क्योंकि यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन थी नहीं, माइस सांस नहीं ले पाए और बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, मिंट का एक प्लांट इनके साथ रख दिया। मिंट प्लांट क्या करता था कि ये जो फाउल एयर इनसे रिलीज होती थी उसे प्योरीफाई करता था। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने यहाँ पर एक ये बताया कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो प्योरीफाई करते हैं फाउल एयर्स को। जैन इंजन हाउस ने 1779 में जिस तरीके से जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया था, सेम उसी टाइप का एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि जो ग्रीन प्लांट है वो प्योरीफाई करते हैं एयर को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं। जूलियस वॉन सैक्स 1862 में इन्होंने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज, जो कि स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है। एंजलमैन ने इन्होंने काफ़ी काम किए थे, पहला 84 में, दूसरा 88 में। इन्होंने ये दिखाया कि किस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो एक पर्टिकुलर साइट पे होती है सेल के अंदर, वो साइट होती है क्लोरोप्लास्ट। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि किस तरीके से डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस अपना रोल डालती हैं। अलग अलग वेवलेंथ होती हैं लाइट्स की, तो उनमें किस तरीके से फोटोसिंथेसिस पे अपना रोल डालती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक एक्शन स्पेक्ट्रम भी बनाया। इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा के ऊपर। ब्लैकमैन ने 1905 में ये डिस्कवर किया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप होती है लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के तुरंत बाद जो लाइट रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं, डार्क रिएक्शन होती है। ये दोनों ही रिएक्शंस कहाँ होती हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो लॉ थे लिमिटिंग फैक्टर्स के उनको भी एक्सप्लेन किया था।
कैनस वॉल नील, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की टर्म में। 1931 में इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया की स्टडी की, तो इन्होंने देखा कि जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है वो सल्फर रिलीज करते हैं, ये भी ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जिस तरीके से ग्रीन प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑटोट्रोपिक अपना खाना खुद बनाता है। तो इन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया के अंदर तो H2S होता है और ये सल्फर रिलीज करते हैं, वो सल्फर तो H2S से ही आता होगा। तो इन्होंने उसी के ब्याफ पे कहा कि जो प्लांट है उसके अंदर जो H2O मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमें मिलती है। जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलती है वो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से मिलती है। इन्होंने एक सिंप्लीफाई इक्वेशन दी थी जिसे हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वाटर मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो हमें ग्लूकोज, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हिल के बारे में। 1937 में इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था जो वाटर ब्रेक डाउन होता है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन आयन में, ये प्रोसेस होती है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट और ये जो रिएक्शन होती है उसे हिल रिएक्शन कहते हैं। मेल्विन केल्विन इन्हें नोबेल प्राइज में मिला है इनके काम के लिए 1954 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था प्रॉपर जो पाथवे था कार्बन का, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस पाथवे में सबसे पहले उसे कौन एक्सेप्ट करता है, उससे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो पूरे पाथवे को इन्होंने डिस्कवर किया और इसको एक नाम दिया गया केल्विन साइकिल। इमर्जन ने डिस्कवर किया था इमर्जन इफेक्ट, और इस इफेक्ट से हमें ये पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ O2 रिलीज होता है पर क्वांटम। जो हमने लाइट है उसकी यूनिट लिया है यहाँ पर, जो लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी प्लांट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग कितना O2 रिलीज होता है। हैच एंड स्लैग इन्होंने C4 प्लांट्स जो होते हैं जिनका ऑक्सैलिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट, तो उसके लिए इन्होंने C4 पाथवे जो है डिस्कवर किया था और उसमें देखा था तो CO2 फिक्सेशन के बारे में इन्होंने बताया था, हैच एंड स्लैग। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम सभी को पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे हम किचन सेल कहते हैं, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। अब खाना बनता है पत्तों में, हमने डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर देखा था। डाइकॉट और जो मोनोकॉट लीफ होती है उनके पास मीजोफिल सेल्स होती हैं। मीजोफिल सेल्स 2 टाइप की होती हैं, स्पॉन्जी और पैलिसेड। इनके अंदर इस तरह की सेल्स होती हैं, वैक्यूल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसे हम किचन सेल भी कहते हैं प्लांट की, वहाँ पर ये प्रोसेस होती है। बुक में डायग्राम है, ये क्लोरोप्लास्ट का है। डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा लेमेला प्रेजेंट्स होते हैं और ग्रेना, एक जो थाइलोकॉइड्स होती हैं इस तरीके से, सिंगल अगर हम थाइलोकॉइड देखें एक है, तो ये बहुत सारी हैं आपस में 1 by 1, तो ये ग्रेना फॉर्म करती हैं। तो इस और जो हमारी थाइलोकॉइड होती है उसी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होती है। स्ट्रक्चर के बारे में हम चैप्टर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट वो साइट होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो ये थाइलोकॉइड्स हैं इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, यहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फूड इज प्रिपेयर। और जो स्ट्रोमा होता है यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं कि ये अंधेरे में होती है, लाइट में भी हो सकती है, बट ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसीलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स के बारे में। जो
हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, मदद करते हैं इन द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करने में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। जो पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में मेन है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलियंस। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल ए बी सी डी, ये 4 पिगमेंट हैं। इसके अलग अलग कलर होते हैं हर किसी के। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का, बी येलो ग्रीन कलर का। ये प्लांट्स में मिलते हैं। क्लोरोफिल ए बैक्टीरियाज में नहीं मिलता, ये ग्रीन एल्गी में मिलता है। क्लोरोफिल सी ग्रीन कलर डायटम्स में, क्लोरोफिल डी ग्रीन कलर रेड एल्गी में मिलते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे, पेल ब्लू। कैरोटीनॉइड्स जो कि फ्रूट्स के अंदर और फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल इसके अंदर आते हैं। इनका जो कलर होता है ऑरेंज या फिर येलो टू ऑरेंज कलर के ये दिखने में होते हैं। एल्गी और हायर प्लांट्स के अंदर हमें कैरोटीन और ज़ेंथोफिल देखने को मिलते हैं। थर्ड पिगमेंट होता है फाइकोबिलियन। फाइकोबिलियन 2 टाइप्स के हैं, फाइकोइथ्रिन और फाइकोसाइनिन। दोनों का ही कलर रेड होता है। फाइकोइथ्रिन रेड एल्गी में होता है और जो फाइकोसाइनिन होता है वो रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में होता है। अब इन तीनों पिगमेंट्स में से क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलियन पिगमेंट्स की हम बात करें तो इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें भी क्लोरोफिल ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट है। ये सभी पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब भी तो करते हैं। तो ये क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है और उस लाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। वो काम होता है क्लोरोफिल ए का। रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस का काम यही करता है। 2 रेड और लाइट दोनों ही, रेड और ब्लू लाइट, इन दोनों ही जो वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उनमें ये एब्जॉर्बेंस शो करता है। उसके बाद आते हैं कैरोटीनॉइड्स। जो कैरोटीनॉइड्स होती हैं इसके अंदर कैरोटीन और ज़ेंथोफिल आता है। कैरोटीन में भी बीटा कैरोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ये कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। इसी के साथ जो एक और बात यहाँ पर कि जो क्लोरोफिल ए है इसे छोड़कर बाकी सारे पिगमेंट यहाँ पर एसेसरी पिगमेंट का रोल निभाते हैं। क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है, ये सारे एसेसरी पिगमेंट हैं। एब्जॉर्ब ये भी करेंगे लाइट को, पर ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके उसे क्लोरोफिल ए को ही ट्रांसफर कर देते हैं। क्लोरोफिल ए को उसे ट्रांसफर। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ्स देखेंगे इन पिगमेंट्स का कि किस रेंज में ये एब्जॉर्बेंस करती हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 टर्म है, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि पिगमेंट किस रेंज में, वेवलेंथ की डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, किस रेंज में एब्जॉर्बेंस करता है। आ स्पेक्ट्रम और ग्राफ शोइंग रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट। जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 390 to 700 नैनोमीटर है, हम इसी को देख पाते हैं और इसी के अंदर हम देखते हैं कि जो पिगमेंट है वो एब्जॉर्बेंस करते हैं। और जो दूसरा होता है इसी के साथ जो क्वांटिटी होती है लाइट एनर्जी की, क्वांटम और फोटोन अलग अलग थ्योरी में। एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम वो ग्राफ होगा जो हमें ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल रेट क्या है, और हम इसे मेज़र करने के लिए हम ऑक्सीजन का अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कितनी हुई है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तभी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। इसके लिए हम देखेंगे डायग्राम 13.3। देखिए बच्चे, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है 13.3। जो रेंज इन्होंने लिए विजिबल लाइट रेंज है वाइबग्योर स्पेक्ट 390 to 700 ही है। तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये अलग अलग रेंज है। अब अलग अलग कलर से अलग अलग पिगमेंट को इन्होंने डिनोट किया है। जो ब्लू कलर है क्लोरोफिल ए का है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल बी का है, येलोइश ऑरेंज कलर कैरोटीनॉइड का है, और ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं पेंसिल से, ये फाइकोबिलियंस का है। तो ये रेंज जो अभी हमने नीचे देखी उस रेंज में ये अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरोफिल ए इस पीक में, ये भी क्लोरोफिल ए का ही है, ये वाला ग्राफ भी हम देखेंगे। और इस रेंज में हम देखते हैं जो ब्लू और रेड लाइट्स होती हैं उसमें अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करती है। क्लोरोफिल बी यहाँ पर दिखा रहा है
एब्जॉर्बेंस और यहाँ पर मैक्सिमम। उसके बाद कैरोटीनॉइड की ये है कि कहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, किस रेंज में, किस वेवलेंथ की रेंज में ये अपनी एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। ये तो है एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम की वो ग्राफ जिसमें हमें ये पता चलेगा कि पिगमेंट किस तरीके से डिफरेंट वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा ग्राफ था हमारा कौन सा, एब्जॉर्बेंस के बाद हमारा दूसरा था एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम एक्चुअल फोटोसिंथेसिस रेट देखते हैं कि दरअसल फोटोसिंथेसिस रेट किस स्पीड से जा रही है और किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में कितनी है। यहाँ पर मैक्सिमम होती है, फिर कम हो जाती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, इस तरीके से। तो हम ये देखें तो ये कुछ ना कुछ फिर इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब्ड और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों को कंपेयर किया है। जो क्लोरोफिल ए है जिसके बारे में भी हमने बात की थी, मेजर पिगमेंट होता है, सभी पिगमेंट इसी को अपनी लाइट ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसका काम होता है एब्जॉर्ब करना लाइट को और उसी लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। उसके बाद हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसे अभी हमने बात की 2 स्टेप्स में होती है, पहली है लाइट रिएक्शन, दूसरी है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो उसके लिए लाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होती है। दूसरी तरफ होती है डार्क रिएक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हो सकती है या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो सकती है। पहले लाइट रिएक्शन होती है, उसके बाद डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में हम देखेंगे O2 जो है बनता है और ये आउटसाइड मतलब रिलीज कर दिया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, अभी हमने पढ़ा जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर वाटर स्प्लिट होता है, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। थैलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो NADPH प्लस H पॉजिटिव रिलीज होगा वो कैसे होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो NADP को रिड्यूस कर देगा इस पार्ट में। इसी के साथ साथ ATP प्रोडक्शन भी होता है। ये सारे चेंजेस हमें लाइट रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, इसको लाइट की नीड नहीं होती या फिर ये उस पर डिपेंड नहीं होती। जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनते हैं कहीं ना कहीं ये उन्हीं का यूज करके क्या करता है, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये रिएक्शन होती है इनसाइड द स्टोमक।